सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका को समाप्त करने जा रही हैं। कृतिका का हमारा अंतिम लेसन है, अंतिम अध्याय है ये, पाठ 3, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसकी जो लेखिका है वो है मधु कांकरिया। ठीक है, तो आइए इस पाठ के सार को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पाठ के सार में लेखिका ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान उसे किस किस तरह के अनुभव हुए, कैसे कैसे लोगों से उसकी मुलाकात हुई, ठीक है ना, कैसे कैसे उसने प्राकृतिक दृश्य देखे, इन सभी का वर्णन उसने इस पाठ के जरिए किया है। आइए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने पाठ का सार। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में, विषम यानी कि कठिन परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदय होने का पता लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। जोखिम यानी कि कष्टदायी कार्यों, ठीक है ना, कि जिससे हमारे जो है फिजिकल वर्क जो है, जो एक वुमेन का होता है, हर तरह से उन कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। वो ये देखती है कि वहाँ की महिलाएं, जो हिमाचल का एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ की महिलाएं कैसे कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अर्थात कई औरतों को वो सड़कें बनाती हुई देखती है, कईयों को पत्थर तोड़ते हुए देखती है, ठीक है ना, कईयों को वो अपने कंधों पर भारी भरकम सामान लाते हुए देखती है। तो ये सब देखकर उसका जो हृदय है लेखिका का, वो झकझोर जाता है एक बार। आगे देखिए, गंगटोक शहर। लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और आसमान में जितने भी तारे हैं वो नीचे बिखर कर टिमटिमा रही हैं। बादशाहों का ये एक ऐसा शहर था जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था, ठीक है ना, मतलब सुबह होती थी वो भी बहुत सुखदायी लगती थी, शाम को भी सब कुछ सुंदर था, रात को भी सब कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना। भी छोटे छोटे हाथों को जोड़कर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमरो जीवन तुमरो कसौली, ठीक है ना, यानी कि इसका अर्थ देखिए, साना साना का अर्थ तो हो गया छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा सारा जीवन, हमरो जीवन तिमरो कोसेली, कि मेरा सारा जीवन किसको समर्पित हो, अच्छाइयों को समर्पित हो। ये इस लाइन का अर्थ है, ये इस पंक्ति का अर्थ है। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे, ठीक है ना। सुबह युमथोंग के लिए निकलना था। युमथोंग जगह का नाम है। यात्रा के दौरान कई सारी जगह को लेखिका ने अनुभव प्राप्त किया, किंतु आंख खुलते ही बालकनी की ओर भाग गई, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा वो दिखाई देती है। तो लेखिका वो आंख खुलते ही बालकनी की ओर भागी थी इसलिए। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों में ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में ही आ गई है। युमथोंग जो है वो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर, जो लेखिका का जो ड्राइवर था उसका नाम था जितेन नार्गे, वो बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी हुई वादियां मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? तो देखो आगे वो क्या बताता है। युमथोंग का रास्ता। युमथोंग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी, कतार यानी कि लाइन में लगी सफेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई दी, ठीक है ना। तो इसके बारे में
पताकाएं दिखाई दी। इसके बारे में जितेंद्र नारगर ने उसे बताया कि यहाँ जो है बुद्ध की बड़ा मान्यता है। तो ये जो पताकाएं थी ये भी बुद्ध की ही थी। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, यानी कि बुद्ध को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर जाकर ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती है। जब भी किसकी मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तब क्या किया जाता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूर पवित्र स्थान पर जाकर ये जो 108 पताकाएं होती है वो फहरा दी जाती है। किस लिए? उसकी आत्मा की शांति के लिए। इन्हें वहां से उतारा नहीं जाता है, अपने आप क्या होती है, ये पताकाएं जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, जब हमें किसी नए कार्य की शुरुआत करनी होती है तो भी क्या करनी होती है, ये पताकाएं वहां पर लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोला जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। लेखिका ने देखा कि जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी है, दलाई लामा की तस्वीर। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी हुई देखी थी। ठीक है ना। अब देखो क्या था, रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक पड़ा, जहां पर क्या हुआ था, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ठीक है, जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ होता लंबे समय से झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया। शांति वार्ता यानी कि शांति रूपी बातचीत, और संधि पत्र, संधि का अर्थ होता है मेल, कि कैसे उनका मिलाप हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़े, फिर रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया कि इस धर्म चक्र को क्या बोला जाता है, प्रेयर व्हील बोला जाता है। ठीक है ना। एक पहिया बना हुआ था वहां पर बहुत बड़ा, जिसका नाम था प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से वो जितेंद्र नार्गे उसे लेखिका को बता रहा था कि हमारे जो है वो सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। ठीक है ना। और हिमालय जो था वो विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों यात्रियों का में हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, दर्शकों यात्रियों का काम्य यानी कि अद्भुत हिमालय पल पल परिवर्तित होता है, बदलता हुआ हिमालय। हिमालय जो था बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा, मतलब जैसे जैसे हम और करीब पहुंच रहे थे वो हमें और ज्यादा बड़ा दिखने लग गया था। भीमकाय पर्वतों के बीच, ठीक है ना, भीमकाय पर्वतों के बीच यानी कि भीम की काया वाले, ठीक है ना, पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल जो थे वो मुस्कुरा रहे हो और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच में हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी जो थे वो झूम झूम कर गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ठीक है ना। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। सब बोल रहे थे लेकिन लेखिका कैसी थी, एक ऋषि की तरह शांत बैठी हुई थी। वह सारे दृश्यों को अपने भीतर समाना चाहती थी, जो भी वो सुंदरता वहां पर देख रही थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों, ठीक है ना, पर्वतों की चोटियों को देखती, ठीक है, पर्वतों की चोटियों को देखती तो कभी चांदी की तरह चमकती एक वहां पर नदी बह रही थी जिसका नाम था तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के बीच में से गिरते हुए झरने को, किसको देखती थी, झरने को, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, उस वाटरफॉल यानी कि उस झरने का क्या नाम था, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, क्या नाम था उसका, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ठीक है, जिसके सौंदर्य को सैलानी यानी कि जो घूमने आते थे यात्री अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठ बहती जलधारा में पांव डुबोया। लेखिका वहां पर ऐसी लग रही थी जैसे जीप से उतरकर कोई राजकुमारी जो है वो किसी ऊंचे से पत्थर पर बैठ की जलधारा में अपने पांव डुबो रही हो, और भीतर एक भीषण गई और भीतर तक वो क्या हो गई, भीग गई थी। मन उसका काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा
कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लग गई हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, ठीक है ना, भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। जब उसने उस झरने को देखा, क्या नाम था उस झरने का? 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या नाम था? 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। तो भीतर की सारी तामसिकताएं, जितना भी अंधेरा था और जितनी भी अंदर की बुरी आदतें थी, दुष्ट वासनाएं थी, वो इस निर्मल धारा में बह गई हैं। इतने में नार्गे ठेलने लगा। आगे इससे भी कई सुंदर नज़ारे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आगे जितेन नार्गे जो उसका ड्राइवर था वो उन्हें कहने लगा कि आगे तो आपको इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लेखिका अनमनी सी उठी। अनमनी लेखिका का उठने का वहां से मन नहीं था, फिर भी वो वहां से बिना मन से उठ गई और थोड़ी देर बाद वैसे ही नज़ारे, आत्मा और आंखों को सुख देने वाले नज़ारे। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, ठीक है ना। कि सतत होता है लगातार, पर वहां मैन होता है बहते हुए, लगातार बहते हुए झरने, नीचे बहती हुई तीस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, ठीक है ना, मध्यम मतलब धीमे धीमे हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चैरवेती चैरवेती क्या कर रहे थे? चैरवेती चैरवेती, अर्थात उस पानी की लहरों में ऐसी आवाजें थी, चैरवेती चैरवेती, कि बहने दो बहने दो, ठीक है ना। यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, चलायमान जो निरंतर चलता रहे। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के बहुत निकट हूँ। और सुबह हुई सीखी हुई जो उसने नेपाली युवती से जो प्रार्थना सीखी थी, वो फिर से एक बार उसके होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। आगे देखिए, मातृत्व और श्रम साधना का दृश्य। मातृत्व यानी कि माता का प्रेम और श्रम साधना, मेहनत का एक दृश्य, कि कैसे वहाँ के लोग मेहनती होते हैं। यकायक लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा छिटक गई, ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना के निपुर अचानक टूट गए। नृत्यांगना यानी कि नाचने वाली जो स्त्री है, उसके जो घुंघरू हैं वो अचानक से टूट गए। उसने देखा कि वहाँ की जो पहाड़ी औरतें हैं, पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ रही हैं। गूंथे आटे सी कोमल काया है उनकी, ठीक है ना, जैसे आटे को गूंथते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है, ऐसी उनकी जो शरीर है वो कैसा है? बड़ा ही कोमल है। परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी डोको होता है बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ स्त्रियां क्या कर रही थी? कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, ठीक है ना। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। अब लेखिका ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है, उन स्त्रियों के जीवन को, उन स्त्रियों की भूख को, मौत को, दैन्य को और जिंदा रहने की इस जंग को देखकर वो हैरान हुए। तो उसने देखा कि आज मुझे ऐसे दृश्य नजर आए कि क्या था जिसमें माता का प्रेम भी था और श्रम की साधना भी थी। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं खड़े BRO के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये जो पहाड़ियाँ हैं वो चौड़ा बना रही हैं। उन सड़कों को वो क्या कर रही हैं? चौड़ा बना रही है। अब देखिए, अब कोई भी ऐसी जगह, मान लो हिमालय है, कुछ है, हम क्या कर देते हैं, हमारे लिए वो जगह नहीं बनी है, लेकिन हमने क्या कर लिया, उन्हें अपनी जगह बना लिया है। हम यात्रियों ने उसे अपनी जगह बना लिया है। हम क्या करते हैं, छुट्टियां होती नहीं है कि वहां पर घूमने चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, वहां पर रहने वाले जो श्रम साधना करने वाले जो पर्सन्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उन रास्तों को और ज्यादा चौड़ा करना पड़ रहा है, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उन्हीं रास्तों को वो पहाड़ी ने क्या कर रही थी, चौड़ा बना रही थी, ताकि जो भी यात्री यहाँ से आए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे देखिए,
बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह लेखिका के कहने पर उसने कहा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। इन्हीं पहाड़ों की कटाई करते करते, इन पत्थरों को तोड़ते तोड़ते तो पिछले महीने एक की जान भी चली गई थी। जरा सी चूक और सीधा कहाँ पर प्रवेश, पाताल पर प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है, मौत को झूठा साबित किया है। ठीक है ना, जिस पर क्या लिखा होता, आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। यह याद कर लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। ठीक है ना, जब वो इन जंगलों की सैर करने गई थी तो उसे उन जंगलों की याद आ गई। कौन कौन, क्या क्या नाम है उनका, पलामू और गुमला के जंगलों की। उसने वहां देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, ठीक है ना, उनके जो पांव थे, उन आदिवासी युवतियों के जो पांव थे वो फूल चुके थे, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करती थी। ठीक है ना, और इन पत्थर तोड़ती महिलाओं के पहाड़िनों के हाथों में पड़ी गांठें, क्योंकि अक्सर उनके हाथों में हथौड़ा और कुदाल को देखा जाता था, जिससे उनके जो हाथ थे वो फूल जाते थे, हाथ पैर दोनों ही फूल जाते थे और उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, गांठें बन जाती थी उन छालों की। दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेन नार्गे ने कहा, ठीक है ना, गमगीन देखकर, तभी उन्हें गमगीन देखकर, गमगीन होता है अपनी ही सोचों में सोचते हुए देखकर, जितेन नार्गे ने कहा, मैडम यह मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आपने इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही है कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर, बदले में हमसे कितना कम लेते हैं, ठीक है ना, और हमें कितना ज्यादा वापस लौटाते हैं। अर्थात इनका जो वेतन है इतना नहीं है, ठीक है ना, बदले में हमें ये कितना कुछ दे देते हैं। हमारे लिए ये उन सड़कों को चौड़ा करने लगे हुए हैं जिनका इनके लिए कोई महत्व नहीं है। तभी लेखिका ने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और ऐसा लगा कि जीवन लहरा उठा हो। ठीक है ना, जब पहाड़िनें हंसती हैं तो वो क्या करती हैं, अक्सर जो पहाड़िनें होती हैं वो ग्रुप में बैठकर बातें करती हैं और बहुत ठहाके मार कर हंसती हैं। तो लेखिका ने जब उन्हें हंसता हुआ देखा तो ऐसे लगा कि जैसे जीवन लहरा उठा हो और सारा जो खंडर है, ठीक है ना, जो खंडर भूमि पड़ी है वो ताजमहल बन गया हो उनके हंसने मात्र से ही। आगे देखिए, स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उसने क्या देखा, स्कूल से लौटते हुए पहाड़ी बच्चे उसे मिले, जिनके बारे में नार्गे बता रहा था। यहाँ का जीवन कठोर है, यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माओ के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते जो थे संकरे होते जा रहे, संकरे होता है पथरीली जगह, पत्थर ही पत्थर थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी, हमें सावधान कर रही थी। चाय के बागानों में युवतियां। आगे देखो लेखिका ने क्या देखा, सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें गाय चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे, गठियां थी लकड़ियों की। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वहां एक दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियां, बोकू होता है सिक्किम परिधान, वहां का जो वेशभूषा थी, वहां का जो मतलब लोग जो वस्त्र पहनते थे उसको बोला जाता है बोकू। जो स्त्रियां वहां की वस्त्र पहनती थी
जो यूनिफॉर्म थी वहाँ की, एक तरह से उसको बोला जाता था बोकू, पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता, ठीक है ना, फूटता हुआ उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। ऐसा सौंदर्य उसने कहीं भी नहीं देखा था, क्योंकि उन युवतियों का जो चेहरा था वो ही इतना दमकता हुआ गुलाबी सा था कि लेखिका ने ऐसी जो मतलब ऐसा जो यौवन है, फूटता हुआ जो यौवन है, वह पहले कभी भी नहीं देखा होगा। और यह देखकर लेखिका अचानक से चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था, अर्थात वो असहनीय था उसके लिए, ठीक है ना, वो उसे देख नहीं पा रही थी, ठीक है। इंद्रधनुष की लालिमा जैसी थी उनकी जो युवतियों का जो चेहरा था, ठीक है। आगे देखिए, लायुंग में पड़ाव। अब लेखिका कहाँ के लिए निकले? गगनचुंबी पहाड़ों के, गगनचुंबी यानी कि आकाश का चुंबन करने वाले पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती का नाम था लायुंग। तिस्ता नदी के तीर होता है किनारे पर लकड़ी के बने घर में वो ठहरे। अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। उसे वातावरण में एक अद्भुत शांति नजर आई, उसकी आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति है, सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपने अपने लय, ताल और गति में हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया। अक्षम्य होता है जिसे क्षमा ना किया जा सके, ऐसा अपराध उसने किया है, ठीक है। आगे देखिए, अंधेरा होने से पहले तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात गहराने लगी, मतलब रात गहरी होने लगी। जितेन ने अंधेरा होने से पहले जितेन ने गाना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी सैलानी यानी कि जो यात्री थे, एक एक कर सभी यात्री गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुमारियों को भी मात करती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। अवाक होता है चुप रह गई, बिल्कुल। उसके मुंह में ऐसे लग रहा था कुछ था ही नहीं। अब लायुंग की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ की तलाश में वो निकली थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण जो स्नोफॉल है वो लगातार कम होती जा रही है, ठीक है ना। अब स्नोफॉल कब कम हो जाती है? देखो, जब हम पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं तो अक्सर उन इलाकों में क्या देखा जाता है कि जो वहाँ पर सैलानी हैं, यानी कि जो यात्री हैं, हम जैसे जो यात्री वहाँ पर जाते हैं, उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, ठीक है ना। मान लो शिमला किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए हो, तो इस हिल स्टेशन में आप क्या देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर क्या होता है, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। यात्री थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है, अक्सर लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, जिनसे प्रदूषण बढ़ जाता है। और स्नो यानी कि जो स्नो होती है वहाँ पर बहुत कम हो जाती है, स्नोफॉल बहुत कम हो जाती है। बर्फ का तो नाम निशान नजर ही नहीं आता। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में जाकर आपको बर्फ मिलेगी, ठीक है ना। कटाव की ओर उसने फिर सफर शुरू किया। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह पर चेतावनियां लिखी हुई थी, सबकी सांसें रुकी हुई थी। कटाव के करीब पहुंचे। नार्गे ने बताया कि कटाव जो है वो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की जगह तरह गिरी हुई बर्फ दिखी। सभी जो सैलानी हैं, जो यात्री हैं, वो जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ थी। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली, ठीक है ना, दिव्यता होता है अद्भुतता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने भी वेदों की रचना की होगी। जीवन मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सब सुखी हों, हे ईश सब सुखी हों का महामंत्र उन्होंने यहाँ पर पाया होगा। यह ऐसा सौंदर्य है जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो थोड़े समय के लिए वो सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। ठीक है ना, अगर अपराधी भी कोई सुंदरता को देख ले तो वो क्या बन जाएगा, बुद्ध का अवतार बन जाएगा। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। मतलब ये जो बर्फ की चोटियां हैं ये अक्सर क्या है, जल रूपी स्तंभ हैं पूरे एशिया के। स्तंभ होता है खंबा। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में क्या करती है प्रकृति, बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, जल इकट्ठा कर रहती है, और गर्मियों में क्या करती है, उसी बर्फ को पानी बनाकर, ठीक है ना, पानी के लिए जब त्राही त्राही ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं, यही जो बर्फ की जो चोटियां होती हैं वो पिघल पिघल कर जलधारा बन जाती हैं और लोगों के सूखे हुए गले को तरावित कर देती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, इस तरह नदियों का कितना उपकार है। थोड़ी दूर ही चीन की सीमा। आगे लेखिका कह रही है जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें फौजी छावनियां दिखाई दी। ठीक है ना, फौजिज्म दिखाई दिए, अर्थात फौजी लोग दिखाई दिए जो क्या कर रहे थे, जो अपनी छावनियों में वहां रहते थे और देश की सीमा की सुरक्षा करते थे। ठीक है, थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगते हैं तो ये हमारे जवान पोष और माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। तो लेखिका की सोचकर बिल्कुल हैरान हो रही थी कि कैसे ये लोग -15 डिग्री सेल्सियस में भी हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। लायुंग से यूमथोंग की ओर, अब लेखिका बता रही है कि लायुंग बस्ती से अब हम कहाँ बढ़े, यूमथोंग की ओर बढ़े। यहाँ एक नया आकर्षण था, वहां पर उसने कई तरह के फूल देखे जिनमें ढेरों रोडोडेंड्रो के और प्रियोता के फूल थे। इन घाटियों में उसे बंदर भी दिखाई दिए। फिर वो यूमथोंग पहुंचे। मंजिल तक पहुंचने की खुशी थी। वहां चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा था, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहां पहाड़ी कुत्ते भी थे जिन्हें देखकर मनी ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाट जगाती है। जितेन तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं, हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक को गंगटोक नहीं बल्कि क्या कहकर पुकारते हैं, गंतोक कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम में भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं। ठीक है ना, मतलब शेखर दत्ता ने क्या किया था कि भारत में मिलने के बाद, सिक्किम जब भारत में मिल गया तो कप्तान शेखर दत्ता ने क्या किया, घाटियों में से रास्ते निकाल के एक टूरिज्म स्पॉट बनाया है। और अभी भी कई रास्ते और नए बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जो है वो जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही क्या है, सौंदर्य। असमाप्त होता है कभी भी समाप्त ना होने वाली, कभी भी खत्म ना होने वाली ऐसी सोच। ठीक है, तो इस पूरे लेसन में आपने गंगटोक की यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, गंगटोक को उन्होंने क्या कहकर बुलाया है, गंतोक कहकर बुलाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और इसका जो है एक मतलब PDF फॉर्म में भी इस लेसन की मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, इन शॉर्ट में मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।